हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है, यानी विद्यालय स्टार्टिंग में है फिर से नए सीजन के लिए। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म नई चाहिए, जो कि ये बच्ची पहने हुए दिख रही है आपको, क्योंकि उसका कद बढ़ गया, मतलब उसकी हाइट बढ़ गई है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वहाँ 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से, ये आपको बगल में दिखाया गया है, उस कपड़े को मापता है। बगल में आपको मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट दिखाया गया, उसका मात्रक दिखाया गया। देखिए इसी स्केल से, जो कि मेटल की रहती है, कभी कभी आयरन की, स्टील की, ऐसे रहती स्केल टाइप की रहती है, उससे मेजर किया जाता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से, जो कि ये दिखाया गया है, दीपा की वर्दी का माप लेता है। टेलर इनकी वर्दी का माप लेता है कि यूनिफॉर्म किस साइज का सिलना है। इससे यही लचीला मापक है, यानी जिसे हम इंची टेप भी कहते हैं। उसके बाद दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल, यानी 4 अंगुली की चौड़ाई के बराबर, मतलब आपकी जो उंगलियां हैं 4 अंगुलियों के बराबर चौड़ाई अधिक रखनी है, मतलब चौड़ाई 4 उंगली ज़्यादा रखनी है आपकी उंगलियों के 4 उंगलियों के साइज के बराबर। अब दीपा क्या सोच रही हैं, क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है, मतलब जो जनरली आप स्केल यूज करते हैं उसके बारे में ये सोच रही हैं। क्या ये दोनों ऊपर दिए गए मेजरमेंट भी सेम है वैसे ही? दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीस, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है और उससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। आगे ये देखिए इनके दोस्त दिखाए गए हैं, दीपा है ये, उसके बाद अनीस, हरदीप, पद्मा और तस्नीम है इनकी फ्रेंड्स जो हैं। आगे क्या कहते हैं, हम कैसे मापते हैं, मतलब किसी चीज़ का मापन हम कैसे करते हैं, उसके लिए कोई इकाई होगी, कोई मात्रक होगा, उसी के बारे में हम देखते हैं। हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियाँ बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है, जो कि जनरली वो किसी स्टिक से या मतलब बड़े डंडे से मापते हैं। वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता है, कभी कभी वो पैरों की अपने कदमों की संख्या के अनुसार बनाते हैं, गिनता जाता है। पद्मा कहती है, ये पद्मा का आंसर था, अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वो मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। अनीश ने ये कहा। दीपा उत्साह से कहती हैं, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। जैसे ये देखिए हाथ का यूज करके ये टेबल को मेजर कर रहे हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा आओ हम अपने कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं, तस्नीम कहती है चलो मेज की लंबाई को मापते हैं। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं हथेली का यूज किया गया है। दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। ये हाथ का पंजा है, उसकी चौड़ाई के यूज किया गया है। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बालिस्त यानी हैंड स्पैन कहती हैं। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं, मतलब सबके हाथ की लंबाई चौड़ाई तो अलग अलग होगी ना, तो सबका मेजरमेंट अलग अलग निकलेगा। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, विद्यार्थियों के नाम दिए गए हैं और उन विद्यार्थियों ने उनके विद्यार्थियों के अनुसार कितनी उसकी थी लंबाई वो दिया गया है। जैसे मतलब उसका बलिष्ठ कितना था वो दिया गया है, मतलब उनके एक हाथ से, जैसे अनीस का है तो 13 बलिष्ठ से थोड़ा सा अधिक था, और पद्मा का पूरा 13 था, तस्नीम का 13 से थोड़ा कम था, और दीपा का 13 एवं 14 के बीच में था। हरदीप का 14 था, मतलब जिसकी हाथ की लंबाई ज़्यादा रहेगी उसकी से मेज की लंबाई उससे कम बार नापना पड़ेगा।
आगे कहती हैं, पद्मा कहती हैं, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बालिस्तों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई, जैसे कि आपने अभी ऊपर देखा। तब हम बालिस्तों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं, परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। हरदीप का क्वेश्चन है कि ये संख्याएं अलग अलग क्यों हैं? तस्नीम कहती हैं, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बालिस्तों की माप अलग अलग होना है, जो कि सही है। सबकी हाथ की हथेली की बालिस्त की लंबाई अलग अलग होगी। अनीश ने सुझाया कि आओ इसकी जांच करते हैं, क्या सच में हमारी पंजे की चौड़ाई अलग अलग है? अब उन पांचों ने अपने अपने बालिस्त एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बालिस्तों की लंबाई भिन्न भिन्न है, मतलब उनके पंजे की चौड़ाई अलग अलग है। दीपा विचारपूर्वक कहती हैं, क्या कहती हैं? संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं, क्योंकि बालिस्त से किसी के बालिस्त से वो चीज़ 13 है तो किसी के बालिस्त से वो चीज़ 12 हो जाएगी, तो ये तो डिफर हो जाएगा। इसलिए किसी पैमाने का यूज करते हैं, हम मापन फीते का यूज करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बालिस्त की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बालिस्तों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापने के लिए उपयोग में लाया गया बालिस्त एक मात्रक है, यानी यूनिट का उदाहरण है। अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। मतलब बालिस्त में जब माप रहे तो बालिस्तों की संख्या के अनुसार, अगर हम इंची टेप से माप रहे हैं या किसी स्केल से तो उसके अनुसार, उसकी मात्रक के अनुसार हो गया तब वो। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बालिस्त के समान है तो 13 संख्या है और बालिस्त मापन के लिए चुना गया मात्रक है। तथापि बालिस्त और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिसे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो, क्योंकि ऐसे तो दोनों जितने लोग मापेंगे उनका अलग अलग आएगा। आगे क्या कहते हैं और अधिक जाने में क्या दिया गया है? प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल यानी अंगुली की चौड़ाई, बहुअंगुल, धनुष, योजन आदि। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु सरस्वती यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं। जैसे कि आपको ये बीच में मेजरिंग स्केल दिखाया गया है, ये आपको स्केल दिखाई गई है। आगे की क्या कहा गया है? मानक मात्रक को देखते हैं। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई, तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मानक मात्रकों के विषय में एक मत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा SI कहते हैं। इंटरनेशनल यूनिट है ये। इसको देखते हैं आगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का संक्षेपाकार उसको SI कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या कहते हैं? SI कहते हैं। मात्रकों के रूप में जाना जाता है। लंबाई का SI मात्रक क्या है? मीटर है, जो कि हम जनरली यूज भी करते हैं। इसका प्रतीक क्या है? स्मॉल m है, जो कि फिगर 5.2 में एक मीटर पैमाना दर्शाया गया है। यही आपका फिगर 5.2 दिया गया है। इसमें एक देखिए, इसमें एक मीटर पैमाना दिखाया गया है। आगे क्या कहते हैं? प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। मतलब ये जो एक एक पॉइंट है ये सेंटीमीटर में दिया गया है। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं। आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसे फिगर 5.3 में दिखाया गया है, जो कि हम जनरली अपने ज्योमेट्री बॉक्स में पाते हैं। देखिए यही दिखाया गया है 5.3 फिगर में। आगे क्या कहते हैं?
जिसपे इसमें 0 से 15 तक अंकन होते हैं, मतलब 15 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है। दो बड़े चिन्हों के बीच की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जैसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच, मतलब इन दोनों दो लगातार नंबरों के बीच में कितनी लंबाई होती है, 1 सेंटीमीटर की। ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ऐसे छोटी छोटी लाइनिंग रहती है ना दो नंबरों के बीच में। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं, जिसे हम डबल एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम। लंबाई का वह सबसे छोटा मान 1 मिलीमीटर लंबाई का वह सबसे छोटा मान है, जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग, यानी 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, के बराबर है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ और दिया गया है। क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाइयों जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक है? नहीं। अब पुस्तक के लिए तो सेंटीमीटर ठीक है, और ये दो रेल की पटरियों बनाने के लिए ये किलोमीटर में मापना उचित होगा, इसलिए मेजरिंग अलग अलग यूनिट बनाई गई हैं। बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक अर्थात किलोमीटर का उपयोग करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होता है, और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। यहाँ पे दिया गया आपको 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ऐसे देख सकते हैं आप। आगे आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है, मतलब ये जो चीज़ है ये तो मान लीजिए सेंटीमीटर में है ऊपर वाला, और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये इंच में है। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है, जहाँ 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, देखिए यहाँ 1 इंच के बीच कितना दूरी है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं, ये आपको जानना था। आगे क्या दोनों लोग सोच रहे हैं। मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब लोग मीटर पैमाने का यूज़ करेंगे। तो ये आंसर भी यही देती हैं, नहीं। लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापन के लिए पैमाने को उपयोग करने की सही विधि आनी चाहिए। मतलब कोई पैमाना यूज़ कैसे होता है वो तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे। आगे है लंबाई मापने की सही विधि क्या होती है। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए आप मीटर पैमाने या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि घुमाना पड़ेगा, वो चौड़ाई में है, गोलाई में है पेड़ का तना। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते, जो अभी आपने ऊपर देखा था जिससे उसकी यूनिफॉर्म मेजर की जा रही थी, फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होगा जो घूम सके। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं यहाँ पर पैमाने को रखने की सही विधि क्या होती है। पैमाने को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिश यानी साथ साथ रखिए, जैसा कि फिगर 5.4 में दिखाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे दिखाया गया है। पैमाने को पढ़ते समय आंख की सही स्थिति क्या होती है। उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि नीचे दिखाया गया है, तो आपकी आंख की स्थिति पेंसिल की नोक ये देखिए यहाँ पे होनी चाहिए, जैसा कि फिगर 5.5 में आपको दिखाया गया, ठीक ऊपर होनी चाहिए। आपकी आंख की स्थिति इसके ठीक ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो इधर से देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। देखिए जब ऊपर रखेंगे तो आपको सही पॉइंट पता चल पाएगा। आगे है यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन तब कैसे करें, उसके बारे में देखते हैं। यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं
यह शून्यांक स्पष्ट नहीं है तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर, जैसा कि फिगर 5.6 में नीचे दिखाया गया है, आपको देखिए इसमें ये टूटा हुआ है आगे से, तो यहाँ से हम मेजरिंग स्केल यहाँ से 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर रहे हैं मेजरिंग। आगे क्या कह रहे हैं, जैसा कि उदाहरण के लिए 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर तथा दूसरे का पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई 10.4 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.4 सेंटीमीटर, 9.4 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 9.4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया आपको। आगे देखते हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं। वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। देखिए ये उभरा उभरा है ना, इन पैमाने का वो यूज़ करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके, वो टच करके पता कर पाएँ। आगे क्या दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है आपको, एक्टिविटी 5.1। आइए मापन करें। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए, जैसे कि कंघा, पेन, पेंसिल और एक रबड़ या इरेजर जिसे आप कहते हैं, रबड़ इरेजर एक ही है। सेकेंड पॉइंट पे है, मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और उसे टेबल 5.2 में लिखिए। यहाँ पे आप वस्तुएं लेंगे, जैसा कि अगर आप इरेजर लेंगे लगभग 2 सेंटीमीटर आपको प्राप्त होगा, पेंसिल लेंगे तो 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का होगा मुश्किल से, पेन भी 12-13 सेंटीमीटर का होगा, कंघी भी 15, 16, 17 सेंटीमीटर का होगा। इस तरीके से आप उसको मेज़र करके इस टेबल में लिख सकते हैं। आगे क्या दिया गया है, लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना ना भूलें, क्योंकि वो सेंटीमीटर में आप माप रहे हैं या मीटर में माप रहे हैं ये तो लिखा होना चाहिए। अतः आपके परिणाम के 2 भाग होंगे, एक भाग अंक एवं दूसरा भाग मापन का मात्रक। मतलब अगर 15 सेंटीमीटर हो कोई चीज़ तो 15 उसका अंक हो गया और सेंटीमीटर उसका मापन हो गया। ये क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं, ताकि वो घूम सकें। जैसे कि अगर हमें अपनी चौड़ाई मापनी है, कमर की गोलाई मापनी है तो कैसे मापेंगे, एक स्केल रख देंगे तो वो मेज़र नहीं कर पाएगा, इसलिए लचीले मेज़रमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है। आगे, आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया होगा। रबड़, इरेजर, पेंसिल, पेन, इन सब का आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई से करें, क्योंकि 1-2 सेंटीमीटर का आप दोनों में, आप सब में फ़र्क आ सकता है, सब में कुछ ना कुछ फ़र्क आ सकता है। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा करिए, क्योंकि जब आप अपने आँख मतलब दृष्टि की पोजीशन सही नहीं रखते आँख की स्केल पे तो आप अलग अलग मेज़र कर पाएंगे, अदरवाइज एग्जैक्ट प्राप्त होना चाहिए, सबका एक समान प्राप्त होगा। आगे क्या है, क्या आप जानते हैं हमें, मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत km, मीटर का m, सेंटीमीटर का cm एवं मिलीमीटर का संकेत mm लिखा जाएगा। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है, जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में ना आ रहे हों। मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंत में s नहीं लगता है। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। आगे है 5.4, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। मतलब अगर कोई वक्री रेखा है तो उसकी लंबाई कैसे मेज़र करेंगे। अनीश और उनके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्ब की लड़ियाँ लगवाई, जैसा कि फिगर 5.7 में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये वक्री है, इसी को मेज़र करने की बात की जा रही है, यही लाइट है। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा। वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जाता है, जैसा कि हम पेड़ की गोलाई मापते हुए कर रहे थे, जैसे कि फिगर 5.8 में प्रदर्शित किया गया है। देखिए कैसे ये लचीली जगहों को मेज़र किया जाता है धागे का या लचीले मापन का यूज़ करके।
इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग कर उसकी लंबाई को मापा जा सकता है। पहले धागे से मेज़र कर लीजिए, उसके बाद मीटर पैमाने से देख लीजिए। स्थिति का निर्धारण कैसे करते हैं ये देखते हैं। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती है। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। तस्नीम और पद्मा कहती हैं कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनीस को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर हुए हैं। आगे देखते हैं। क्या आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? जैसे कि आपको ये दिखा गया है, ये बस स्टैंड है, ये विद्यालय है और ये इन सब का घर है। किनका किनका घर है देखिए, ये दीपा का घर है, ये अनीश का, और ये हरदीप का, ये तस्नीम का घर है, ये पद्मा का घर है, ये उद्यान है, ये जो गार्डन है जहाँ पे उन्होंने जाना है, और ये स्कूल है और ये बस स्टैंड है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। क्या आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? सभी सही हैं। फिगर 5.9। तब उनका प्रेक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि वे विद्यालय उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, क्योंकि किसी के घर से कोई चीज़ दूर पड़ रही तो वो किसी के घर से पास पड़ रही है। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनका प्रेक्षण समान आता। आगे देखते हैं। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। जैसे अगर स्कूल से उसी गार्डन का मेजर किया होता तो स्कूल क्या हो जाता? संदर्भ बिंदु हो जाता। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता है, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल शिक्षिका चाहती हैं कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। पद्मा क्या कहती हैं? हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी। इसे खेल के कक्ष से लेते हैं जो कि इनके प्ले रूम में है। आगे है, जैसा कि फिगर आपको 5.10 में दिखाया गया है, इसी मेजरिंग स्केल की बात कर रहे हैं ये। आगे देखते हैं। दीपा क्या कहती हैं? आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहते हैं। जैसा कि फिगर 5.11 में बताया गया है, संदर्भ बिंदु आपको एक रखा गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से सब कुछ मेज़र किया गया है। कोर्ट बना रहे हैं कबड्डी के लिए ये लोग। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपनी नानी जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली यहाँ लिखा था, 70 किलोमीटर लिखा था, जैसा कि फिगर 5.12 में दिखाया गया है। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था, मतलब 10 किलोमीटर वो आगे बढ़े तब दूसरा सूचक मिला। आगे प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नाना नानी जी के घर के निकट पहुंच रही थी। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? पद्मा यह निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वह अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही है? आप देखिए, पहले उसको 70 किलोमीटर वाला साइन बोर्ड मिला था, फिर 60 किलोमीटर वाला, यानी 70 में से 60 माइनस करेंगे तो आपको 10 किलोमीटर मिलेगा। आप 10 किलोमीटर जब कवर कर चुके हैं तभी तो 60 बचा है। इस तरीके से वो मेज़र करेगी। और अलग से लिख के अगर आंसर चाहिए तो ये भी आपको अलग वीडियो में मिल जाएगी। आगे है, ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे, अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है, यानी दिल्ली से ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा था। आगे है, यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है, जैसा कि फिगर 5.13 में दिखाया गया है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर 60 किलोमीटर दिखाता है तो हम लिखा होता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से कितनी दूर है? 60 किलोमीटर दूर है इनकी। आगे क्या कहते हैं?
क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के क्या है पद्मा की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? यहाँ पे बोला गया क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही? बिल्कुल परिवर्तित हो रही है। किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? जब हम गति करते रहते हैं। क्या है यह तब परिवर्तित होता है जब वस्तु गतिशील होती है? बिल्कुल। जब हम गति करेंगे, आगे या पीछे बढ़ेंगे, तभी तो स्थिति परिवर्तित होगी। आगे है गतिशील वस्तुएं। एक्टिविटी 5.2 दी गई है, इसको देखते हैं। आइए खोज करें। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर विरामावस्था में है। जैसे गतिशील में आप गाड़ियां लिख सकते हैं, मानव लिख सकते हैं, और पक्षी लिख सकते हैं, जानवर लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़। स्थिर में आप मकान को लिख सकते हैं, आप अपने हैंडपंप को लिख सकते हैं, पेड़ों को, पौधों को लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने प्रेक्षण को टेबल 5.3 में लिखना है। विचार कीजिए कि आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर। टेबल 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य भी लिखिए। मतलब जैसे कि हम देखते हैं उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तभी तो हम पता करते हैं जब कि वो गति कर रही है। इस टेबल में आपको लिखना है। अगर आप अलग से भी इसको भर के आपको वीडियो मिल जाएगी। आगे देखते हैं। अपने औचित्यों की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है? कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। मतलब आप एक जगह चेयर पे बैठे हैं, आप सोफे पे बैठे हुए हैं, तो आप गतिशील अवस्था में कैसे कहलाएंगे? आप सोफे पे ही हैं। अगर आप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो सोफे को संदर्भ बिंदु लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं उससे आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। आगे है, यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु स्थिर है। अगर परिवर्तन हुआ तो वो गति में है। आगे है, दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई, क्या ये गतिशील है? उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर है। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। मतलब किसी वस्तु के सापेक्ष ही हम स्थिर और गति में होते हैं। यदि दीपा स्वयं या बस को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर है, तथापि यदि वह बस से बाहर किसी वस्तु को, जैसे एक भवन को, संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री और वह बस गति में है। आगे देखते हैं। विचार करें में क्या है। मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जहाज गति में है या विरामावस्था में है? मतलब उसके लिए आप देख सकते हैं कि आप मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कंपास आता है, हम उससे डायरेक्शन को पता करते हैं। इसी तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे है गति के प्रकार। गति के प्रकार में क्या है? एक्टिविटी 5.3 दी गई है। एक रबड़ लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए। उसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वह सरल रेखा में गति करता है? क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो वह भी सीधी रेखा के अनुदिश गति कर सकता है, जैसा कि फिगर 5.14 में आपको दिखाया गया है। देखिए, ये भी सीधी रेखा में, ये भी सीधी रेखा में गति कर सकता है, ये दिखाया गया है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, मतलब सीधी रेखा में गति करती है, तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। इस गति को क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश में इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। आगे है, देखिए इन्होंने परेड को दिखाया है, पेड़ से गिरते हुए ऑरेंज को दिखाया है। आगे, परंतु
क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती? नहीं, कभी कभी हम वक्री गति भी करते हैं। जैसे कोई मोड़ आ गया, आप बाइसिकल पे हैं तो उसको आप टर्न करते हैं, तो वो सरल रेखी गति तो नहीं कहलाएगी। आपने झूलों और घूमने वाले हिंडलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखी गति है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखते हैं एक्टिविटी 5.4। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या आलू बांधिए। इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए इस तरीके से और फिगर 5.51 की तरह घुमाइए। इसी तरीके से गोल गोल घुमाइए। इसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिंडलों की गति के समान है? देखिए, इस तरीके से ये गति कर रही है। हाँ, इसी तरीके से ये गति कर रही है। क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिंडलों की गति के समान है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है, ये कौन से पथ पे रबड़ गति कर रही है? वृत्तीय पथ पर, तब उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहलाती है। उसकी गति क्या कहलाती है? ये गति क्या कहलाएगी? बार बार वृत्तीय गति कहलाएगी। आगे है एक्टिविटी 5.5। एक धागे के छोर पर एक रबड़ या आलू बांधिए। इसी तरीके से धागे के दूसरे छोर को पकड़कर रबड़ को फिगर 5.6 की तरह लटकाइए। जैसे इसको लटकाया गया, अपना हाथ स्थिर रखिए। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक ओर ले जाइए, मतलब इस तरीके से एक ओर ले जाइए, फिर छोड़ दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। क्या यह एक माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है? बिल्कुल करेगा। क्या इसकी गति झूले के जैसे समान है? हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से गति है इसकी। आगे देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति कौन सी कहलाती है? ऐसी गति कैसी गति कहलाएगी? सरल लोलक की गति या झूले की गति कैसे कहलाती है? दोलन की गति कहलाती है। कैसी गति कहलाती है? दोलन की गति कहलाती है। आगे देखते हैं। एक्टिविटी 5.6 है। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए। इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए, जैसे कि इन्होंने बुक्स से दबाया हुआ है। आगे आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या एक ईंट का उपयोग फिगर 5.17 की तरह कर सकते हैं। पट्टी स्ट्रिप के दूसरे छोर को इसको थोड़ा सा दबाइए और फिर छोड़ दीजिए। पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए। ऊपर नीचे इस तरीके से गति कर, क्या ऊपर नीचे गति करती है? यह भी दोलन गति का उदाहरण है। बिल्कुल है। आगे देखते हैं। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। कैसी गति कहलाती है? आवर्ती गति। मतलब जहाँ जा रही वहीं से वापस आ रही, जहाँ जा रही फिर वहीं जा रही है, तो ये गति कैसी कहलाएगी? आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती। इस तरीके से दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी ही स्थिति को दोहराते हैं। आगे है एक्टिविटी 5.7। फिगर 5.18 में दर्शाए गए बच्चे का पार्क देखिए। बच्चों का पार्क देखिए अथवा किसी बच्चों के पार्क का भ्रमण कीजिए। जैसा कि आपको ये फिगर 5.18 दिखाया गया है, इसमें पार्क दिखाया गया है। विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए। उनका सरल रेखी, वृत्तीय एवं दोलन गति में वर्गीकृत करिए और वर्गीकृत करके आपको क्या करना है? टेबल 5.4 में लिखना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे झूला दिया गया है। झूले की गति कैसी है? दोलन गति में आ रही है। नियत बिंदु के इधर उधर गति कर रहा है, इसीलिए इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं ये किस प्रकार की गति में आएगा? ये वृत्तीय गति में आएगा। क्यों? क्योंकि ये वक्रीय पथ पर गति कर रहा है, इसीलिए इसी तरीके से आपको टेबल को फिल करना है। ये अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी टेबल को फिल करके। आगे देखते हैं हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, उसको थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। एसआई मात्रकों को देशों द्वारा मापन के मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार किया गया है। सेकेंड पॉइंट है लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, इसका प्रतीक एम है। थर्ड पॉइंट है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, जो कि हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक वस्तु को गतिमान तब कहा जा सकता है
जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करता है तब उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।